All right. So in the last lecture, we saw the basics of sliding contact bearing. Under that, we saw what is the type of lubrication we see in sliding contact type of bearings. And there were three types basically: thick film, mixed film, and thin film lubrication. तीन थे कौन से? Thick film lubrication, mixed film lubrication, and thin film lubrication. Right? Again, we saw two types of sliding contact bearing. One of them was hydrodynamic journal bearing, and the other one was hydrostatic journal bearing. बराबर. Depending on the thickness of the lubricating film, हमने ये देखा था कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैरी होता है. ठीक है. उसके बाद में हमने ये देखा था कि हाइड्रोडायनामिक जर्नल बेयरिंग का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और उसके बाद में हमने देखा था कि हाइड्रोस्टैटिक जर्नल बेयरिंग का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है. ठीक है. फॉर यू व्हाट यू हैव टू डू इज you have to design hydrodynamic journal bearing and not hydrostatic journal bearing. ठीक है. So our concern should be to look after the design of hydrodynamic journal bearing, जिसका functioning, जिसके pros, जिसके cons over hydrostatic journal bearing, ये मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में. ठीक है. So today we'll be starting with a numerical based on hydrodynamic journal bearing. Fine. To talk about how tough these numericals are, I would say these are not tough at all. These are very simple numericals. I'm talking about hydrodynamic journal bearing. Only thing is you have to look in to various tables and various figures. इनफैक्ट आई वुड से कि सबसे ज्यादा अगर किसी फिगर्स को, जो ग्राफ्स होते हैं एक्स बाय वाई प्लॉट वाले, अगर सबसे ज्यादा कहीं पे जरूरत है तो हाइड्रोडायनामिक जर्नल बेयरिंग में सबसे ज्यादा ग्राफ्स हमको देखने पड़ते हैं टेबल्स के अलावा. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विथ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेज द शाफ्ट फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर. ठीक है. ध्यान से देखना है क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे भूली गई है. द शाफ्ट फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर इज टू बी माउंटेड on oil ring Babbitt bearings. This is Babbitt bearing. ठीक है. ये शायद थोड़ा दिख नहीं रहा है, but this is Babbitt bearing. Babbitt is a bearing material. ठीक है. आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा, मटेरियल साइंस में. The blower speed is 600 rpm. ये जो सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर है उसका आरपीएम 600 है, एंड द मिनिमम जर्नल डायमीटर, दिस इज डायमीटर बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ इज 50 mm. ब्लोअर का जो स्पीड है वो 600 आरपीएम है, और जर्नल जो है, जो शाफ्ट उस बैबिट बियरिंग के अंदर है, जर्नल यानी क्या, द शाफ्ट विच इज इनसाइड द बियरिंग इज कॉल्ड एज जर्नल. उसका ये कितना है, डायमीटर 50 mm. द बियरिंग लोड्स ड्यू टू वेट ऑफ द जर्नल एंड बेल्ट फोर्सेस हैव बीन डिटरमाइंड टू बी 560 न्यूटन एंड 2.8 किलो न्यूटन. हाउएवर ओनली वन साइज ऑफ बियरिंग इज यूज्ड फॉर बोथ एंड्स ऑफ द शाफ्ट. तो यहाँ पे ये चीज भी अपने को हाईलाइट करनी है, 560 न्यूटन एंड 2.8 किलो न्यूटन. इसके अलावा ये 600 आरपीएम हमको हाईलाइट करना है. However, only one size of bearing is used for both ends of the shaft. The blower must operate continuously without oil temperature exceeding 80 degree Celsius. So, जिस bearing में ये जर्नल या फिर ये शाफ्ट काम कर रहा है, उसका ऑयल टेम्परेचर जो है, वो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का टेम्परेचर 80 डिग्री को एक्सीड नहीं करना चाहिए. और वहां का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर, वो वेरी करता है 15 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में. ठीक है. डिजाइन द बियरिंग, स्पेसिफाई द ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एंड डिटरमाइन द पावर लॉस एंड साइड फ्लो इन द बियरिंग. ठीक है. ये चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं. न्यूमेरिकल में पूछा गया हो, नहीं पूछा गया हो, लेकिन जब आपको हाइड्रोडायनामिक जर्नल बेयरिंग का न्यूमेरिकल 10 मार्क के लिए पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, जब भी आपको हाइड्रोडायनामिक जर्नल बेयरिंग का न्यूमेरिकल 10 मार्क के लिए पूछा जाता है, आपको ये चार चीजें निकालना जरूरी है. कौन सी? यू हैव टू डिजाइन द बेयरिंग, you have to specify the grade of the lubricating oil, you have to determine the power loss, and you have to determine the side flow in the bearing. अब इसका इंडिविजुअल मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ. डिजाइन द बेयरिंग का मीनिंग समझाने की मुझे जरूरत नहीं है. स्पेसिफाई द ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का मतलब ये है कि ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का ग्रेड हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है. आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, आपको पता है
कि जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं उनका SAE10, SAE20, SAE30, SAE40, SAE50 एंड सो ऑन, इस तरह से ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल के ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। SAE स्टैंड्स फॉर सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, उनके हिसाब से उन्होंने ग्रेडिंग कर रखी है ऑयल्स की, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की, ठीक है। सो आपको बेयरिंग डिजाइन करना है, आपको ऑयल का ग्रेड बताना है। डिटरमाइन द पावर लॉस का मीनिंग ये होता है कि जब शाफ्ट या फिर जर्नल उस बेयरिंग में घूमता है तो it has to overcome the friction posed by the lubricating oil, बराबर। मतलब if we are providing shaft with X amount of power, the shaft has to overcome the friction posed by lubricating oil, और वहां पे थोड़ा सा पावर लॉस होता है, that power loss you have to calculate, and also side flow in the bearing। इसका मीनिंग ये होता है कि जब जर्नल में शाफ्ट घूमता है उसके वजह से जो ऑयल ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की परत बनती है वो पूरा का पूरा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल बराबर कन्फाइंड तो नहीं रहेगा बेयरिंग में, कुछ ना कुछ ऑयल वो बेयरिंग से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। Obviously we have to make up for that lost lubricating oil, but there will be side flow in the bearing, and that is called as that loss of lubricating oil because of the relative motion between journal and the lubricating oil is called as side flow in the bearing, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ है, तो बोलने की बात ये कि अगर ये चार चीजें पूछी भी नहीं गई हो स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल में, और अगर न्यूमेरिकल जैसे 10 मार्क्स के लिए 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, कभी कभी 14 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इट इज अ कंपल्शन दैट यू डू ऑल दिस 4 थिंग्स। बेयरिंग डिजाइन करना, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का स्पेसिफाई करना, पावर लॉस और साइड फ्लो डिटरमाइन करना, ठीक है। लेट अस लुक एट व्हाट इज गिवन, लेट अस राइट व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर बोला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जो वेट है वो 560 न्यूटन और 2.8 किलो न्यूटन है, तो वो दोनों का ऐड करके हमने 3.36 किलो न्यूटन लिख लिया। आरपीएम जो है वो 600 आरपीएम लिखा हुआ है, ठीक है। टी ऑयल का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। टेम्परेचर ऑफ ऑयल शुड नॉट एक्सीड 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। शाफ्ट डायमीटर 50 mm दिया हुआ है, तो वो लिख लिया हमने। और जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, दिस इज TA, TA इज एम्बिएंट टेम्परेचर, ए शुड बी बिटवीन 15 to 40 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बिएंट टेम्परेचर वेरिंग बिटवीन 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यहाँ पे जब भी आपको एम्बिएंट टेम्परेचर की एक रेंज दी हुई हो, तब फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस वी सिलेक्ट द हाईएस्ट वैल्यू, दैट इज हाईएस्ट परमिसिबल कितना है अपने को, 40 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग ये कैलकुलेट करके चलेंगे कि अपना एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट है, और हम उसके हिसाब से इसको डिजाइन करेंगे हाइड्रोडायनामिक जर्नल बेयरिंग को, ठीक है। यहाँ पे ये रेंज का वैसे देखा जाए तो कुछ मीनिंग होता नहीं है, बट अगर रेंज दी है, जो दी रहती है मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में, फॉर कैलकुलेशन पर्पस यू हैव टू कंसीडर द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द रेंज, ठीक है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? First step is you have to find out recommended values. First step is you have to find out recommended values, and that has to be done from table number 13-4. Let us open table number 13-4. In table number 13-4, the heading is design data for journal bearings. ठीक है, यहाँ पे पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, फिर है मशीनरी, फिर बेयरिंग प्रेशर, सुटेबल विस्कोसिटी, मिनिमम ZN/P, C/R, L/D, मैक्सिमम P/V, ठीक है। ये डेटा अपने पास क्या है, ये इंडिविजुअल क्या क्या डेटा है, इस पे अभी से आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम पहले ये सारा डेटा लिख लेंगे जो भी अपनी मशीनरी है उसके करस्पॉन्डिंग, और उसके बाद में धीरे धीरे हर एक चीज का मीनिंग आपके सामने रखा जाएगा जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो अपनी मशीनरी क्या है न्यूमेरिकल के हिसाब से? मशीनरी है अपनी सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर, ठीक है। मशीनरी है सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। सो सबसे पहले हम टेबल में सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन शाफ्टिंग नहीं, मशीन टूल नहीं, पंचिंग एंड शेयरिंग नहीं, एयरक्राफ्ट ऑटोमोबाइल नहीं, गैस ऑयल इंजन नहीं, एक 4 स्ट्रोक एक 2 स्ट्रोक है यहाँ पे, 5वां और 6वां नंबर। मरीन स्टीम इंजन नहीं, स्टीम लोकोमोटिव्स नहीं, रेलवे कार नहीं, स्टीम टर्बाइन नहीं, रेसिप्रोकेटिंग पंप नहीं, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर बोला हुआ है, जनरेटर मोटर्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। और आप देखोगे उसके नीचे गायरोस्कोप है, उसके नीचे रोलिंग मिल है। देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर जो है इस टेबल में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। So for that we will consider centrifugal pump. एक तरफ से अगर वो पंप है तो दूसरी तरफ से वो ब्लोअर का काम करता है। So and therefore we can easily consider machinery as centrifugal pump even if in numerical it is given as centrifugal blower, ठीक है। और इसके सामने की सारी वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहली वैल्यू है बेयरिंग प्रेशर कैपिटल P इन मेगापास्कल 0.7 to 1.4, ये हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में दूसरी वैल्यू है
suitable viscosity Z in megapascal second, it is 25 MPa/s, तो वो यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा हुआ बट लिखना जरूरी है। इसके बाद में मिनिमम Zn/P है 46, तो वो लिख लिया हमने, मिनिमम Zn/P मीन, दिस इज मीन इज इक्वल टू 46। उसके बाद में L/D रेशियो लिख लिया 1 to 2 के बीच में, L/D रेशियो 1 to 2 के बीच में है। L/D रेशियो मतलब बेयरिंग का लेंथ बाय डायमीटर रेशियो। L/D रेशियो इज जो बेयरिंग है आपके हाइड्रोडायनामिक जर्नल बेयरिंग, उसका लेंथ बाय डायमीटर का रेशियो। ये कितना दिया हुआ है 1 to 2, ठीक है। अपने को यहाँ से C/R की जरूरत नहीं है, ये हम अलग से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम C/R की वैल्यू नहीं लिखते हैं। और उसके बाद में है मैक्सिमम P into V विच इज 100 to 180 के बीच में, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया, P into V इज 100 to 180, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है हमको, सिर्फ डिपेंडिंग ऑन द मशीनरी यू जस्ट हैव टू am I audible? Hello? Yes, Okay. sir. So yes, depending on the machinery, you just have to write the values in step number 1. ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 में खत्म नहीं हुआ है अब तक। क्या हुआ है अभी देखो, L/D का रेशियो क्या दिया हुआ है अपने को 1 to 2 दिया हुआ है। L/D का रेशियो अपने को 1 to 2 दिया हुआ है। दैट मींस आप L/D का रेशियो 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड, आई वुड से कि आप L/D का रेशियो 1 रखो। क्यों? क्योंकि इससे कैलकुलेशंस जो है हमारे इजी पड़ जाते हैं, ठीक है। सो L/D वी ऑलवेज सिलेक्ट इट एज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद में we calculate this P. What is this P? P is this, ये जो कॉलम में बियरिंग प्रेशर है मेगापास्कल में, ये हम P कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल वैल्यूज के हिसाब से, ठीक है। Now what will be the value of P? It will be weight या फिर force, not weight, sorry, it is force divided by cross sectional area. What is this P? Bearing pressure. Pressure is force upon area. तो फोर्स ऊपर लिख दिया हमने, फोर्स कितना लिखा W के हिसाब से 3.36 किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया और L/D लिख लिया, ठीक है। ऊपर में न्यूटन है, नीचे में mm स्क्वायर है, तो ये अपने को काय में मिलेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर विच इज नथिंग बट मेगापास्कल। तो आप देखो फोर्स अपॉन एरिया का मैं वैल्यू निकालता हूं 1.34, जबकि अपनी रेंज जो है वो 0.7 से 1.4 है। तो क्या हमारी वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 1.4 से कम आ रही है? हाँ, अपनी वैल्यू 1.34 मेगापास्कल आ रही है। एंड देयरफॉर ये जो बियरिंग प्रेशर की वैल्यू है ये ओके है, ठीक है। अब आप एक सवाल पूछ सकते हो कि सर अगर ये वैल्यू 1.4 से ज्यादा आई तो हम क्या करेंगे? आपका एक सवाल रह सकता है कि ये वैल्यू 1.4 से ज्यादा आई तो हम क्या कर सकते? तो इसके लिए मुझे ये इक्वेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। कैन आई चेंज द वैल्यू ऑफ W? नो, इट इज फिक्स न्यूमेरिकल में 560 न्यूटन और 2.8 किलो न्यूटन, ये वैल्यू तो फिक्स है। तो मैं W के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मैं काय के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूं? मैं L/D रेशियो के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूं। L/D रेशियो मेरे पास 1 से लेकर 2 तक के है। सबसे पहला कैलकुलेशन मैं 1 लेके कंसिडर करके करूंगा, लेकिन अगर 1 से मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये जो बियरिंग प्रेशर की वैल्यू इस रेंज में नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं डिनोमिनेटर चेंज करूंगा। डिनोमिनेटर में कैसे चेंज करूंगा? बाय चेंजिंग द L/D रेशियो, ठीक है। और उससे फिर हम 1 और 2 के बीच में ऐसी वैल्यू लाएंगे सो दैट ये जो बियरिंग प्रेशर है 1.34 मेगापास्कल, ये इस रेंज में हमको मिले, जो रेंज हमको टेबल नंबर 13-4 ने दी है, ठीक है। नाउ एक्सक्यूज मी, the next thing we do is we find out rubbing velocity and we do it by calculating rubbing velocity। मतलब इनिशियली जब शाफ्ट आपका स्पीड पकड़ रहा होता है तब वो रब करता है बेयरिंग के केसिंग के हाउसिंग के साथ, बराबर है। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है एंड वी डू इट बाय पाई डी एन बाय 60। सिंपल अपना रिलेशन है पाई डी एन बाय 60। डी क्या है? शाफ्ट डायमीटर, एन है जो आरपीएम ब्लोअर का, डिवाइड बाय 60 into 1000 इसलिए किया क्योंकि ये जो 50 है ये एमएम में है, इसको अपने को मीटर में करना है। डिवाइड बाय 60 इसलिए किया जाता है क्योंकि 600 आरपीएम है, उसको आरपीएस में अपने को करने का है। तो पाई इंटू 50 दैट इज डायमीटर ऑफ शाफ्ट, आरपीएम 600 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 1000 इंटू 60 1.57 मीटर पर सेकंड अपने को मिलता है, जिसको कन्वर्ट करके 94.2 मीटर पर मिनट में हमको वैल्यू मिलती है, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी कैलकुलेट? वी कैलकुलेट दिस बियरिंग प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय V। देखो यहाँ पे एक अपन ने रेशियो लिखा हुआ है, P बाई V का रेशियो 100 to 180 के बीच में आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे P बाई V का रेशियो सबसे पहले कैलकुलेट करना जरूरी है। अब अपन ने P तो कैलकुलेट कर लिया है 1.34, V कैलकुलेट कर लिया 94.2।
तो 1.34 और 94.2 को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तब अपने को मिलता है 126.23। और इसका यूनिट देखिए, आप मेरे को बोलोगे कि सर यूनिट कहाँ से लिया आपने, ये देखिए यहाँ पे टेबल में ही यूनिट है, आपको पी मेगापास्कल में लेने का है, ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो मीटर पर मिनट में लेनी है, ठीक है। हमने न्यूमेरिकल में वही किया, पी जो है हमने मेगापास्कल में लिया और वी जो है हमने मीटर पर मिनट में लिया, तो हमको मेगापास्कल मीटर पर मिनट 126.23 ऐसा वैल्यू मिलता है, जिसका रेंज एज पर टेबल नंबर 13-4 100 to 180 है। एंड व्हाट आई कैन सी इज 126.23 लाइज बिटवीन द रेंज, एंड हेंस जो भी हमने वैल्यूज फर्स्ट स्टेप में लिखी थी वो हमने फर्स्ट स्टेप में ही क्रॉस चेक कर ली और हेंस होके लिख के हम आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। इसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है हमको, सिलेक्ट सुटेबल मटेरियल एंड फाइंड आउट रेडियल क्लियरेंस, ठीक है। नाउ सिलेक्ट सुटेबल मटेरियल एंड फाइंड आउट रेडियल क्लियरेंस। नाउ यहाँ पे जो है बैबिट मटेरियल यूज किया हुआ है, ये न्यूमेरिकल में ही दिया हुआ है। आप अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी नहीं दिखेगा, बट ये जो BA है ये बैबिट है, बैबिट बियरिंग, ठीक है। तो मटेरियल वैसे भी दिया हुआ है। अगर मटेरियल नहीं दिया होता है तो आपको ध्यान में रखना है कि while designing hydrodynamic journal bearing, Babbitt is the most preferred material. Babbitt is the most preferred material, and therefore, even if it is not given, we will select Babbitt as the material for hydrodynamic journal bearing. और उसके लिए टेबल कौन सा रेफर करना है अपने को, टेबल नंबर 13-6. Let us go to टेबल नंबर 13-6. Yes, this is टेबल नंबर 13-6. अब देखो यहाँ पे सारे जो है बियरिंग मटेरियल दिए हुए हैं, ठीक है, बियरिंग मटेरियल दिया हुआ है। हमको न्यूमेरिकल में क्या बोला हुआ है, न्यूमेरिकल में हमको बोला हुआ है, जस्ट अ मिनट, न्यूमेरिकल में हमको बैबिट मटेरियल बोला हुआ है, ठीक है। अपने पास अवेलेबल मटेरियल्स कौन से हैं, लीड बेस्ड बैबिट है, टीन बेस्ड बैबिट है, कैडमियम बेस्ड बैबिट है, कॉपर लीड अलॉयज है, ब्रॉन्जेस है। मतलब ये ऊपर के 3 तो बैबिट्स ही है, ऊपर के जो 3 है वो बैबिट है, नीचे में कॉपर लीड अलॉय है और नीचे में सबसे आखिरी में ब्रॉन्ज है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, अनटिल एंड अनलेस मेंशन्ड स्पेसिफिकली हम लोग बैबिट ही मटेरियल लेंगे, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में हमने टीन बेस्ड बैबिट सिलेक्ट किया हुआ है। कौन सा बैबिट सिलेक्ट किया हुआ है, टीन बेस्ड बैबिट, ठीक है। उसके हिसाब से मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू हमने ली है 5 to 7 मेगापास्कल। मिनिमम जो वैल्यू है वो 60 है। मिनिमम सोमरफील्ड नंबर 0.06 है। देयर सीम्स टू बी सम मिस्टेक, अपन यहाँ पे देखते हैं क्या है तो, बट लेट अस सी। के जो है कांस्टेंट, रेडियल क्लियरेंस जो है वो हमारा 0.0005 है। फटिक स्ट्रेंथ जो है वो दी हुई है और रिमार्क्स और यूज दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिख लिया हमने, के की वैल्यू चाहिए हमको तो के की वैल्यू लिख ली, एस मीन की वैल्यू लिख ली। ये 2 ही वैल्यू हमको चाहिए रहती है। कौन सी 2 वैल्यू, एक के की वैल्यू, के वैल्यू इज 0.0005 और दूसरी वैल्यू एस मीन। एस मीन इज व्हाट, मिनिमम सोमरफील्ड नंबर। सोमरफील्ड नंबर क्या होता है हमने डिस्कस किया हुआ है, ZN/P into R/C स्क्वायर इज सोमरफील्ड नंबर। तो मिनिमम कितना है 0.06। तो ये 2 वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। उसके बाद में हमने सी कैलकुलेट किया। सी इज व्हाट, क्लियरेंस, जो हमको कहां से मिलेगा, टेबल नंबर 13-1 में से। लेट अस गो टू टेबल नंबर 13-1। 13-1, यस, लेट मी रोटेट द व्यू। 13-1 के हिसाब से आप देखो सी का जो फॉर्मूला है, रेडियल क्लियरेंस बोला गया है इसको, ये है K into R प्लस 0.002 mm। क्या है, K into R प्लस 0.002 mm। तो यहाँ पे K और R की वैल्यू हमने टेबल में से लिख ली है। ये हमने इसको जब सॉल्व किया, दिस R इज द रेडियस, दिस R इज व्हाट, रेडियस, ठीक है। हमने यहाँ पे एसमिन की वैल्यू भले ही लिखी है, बट ये R क्या है, ये R जो है वो रेडियस है। अगर हमारा शाफ्ट का डायमीटर 50 mm है, शाफ्ट डायमीटर 50 mm है, तो रेडियस कितना हुआ, 25 mm ऑब्वियसली। सो K into R दैट इज 0.0005 into 25 प्लस 0.002, तो क्लियरेंस अपने को मिलता है 0.0145 mm। क्या क्लियरेंस मिला हमको, 0.0145 mm, ठीक है। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ C, वी हैव द वैल्यू ऑफ R, एंड देयरफॉर अब R/C क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, R/C हम इसलिए निकाल रहे हैं कि सोमरफील्ड नंबर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ZN/P into R/C का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ZN/P into R/C का स्क्वायर। नाउ ZN/P जो है वो तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ZN/P जो है मिनिमम वैल्यू लिख ली। अभी मुझे R/C चाहिए, तो मैंने यहाँ पे R दैट इज 25 डिवाइडेड बाय C, तो ये अपने को मिलता है 25 डिवाइडेड बाय 0.0145
ये कैलकुलेशन अपन करते हैं 25 डिवाइडेड बाय 0.0145, ये अपने को मिलता है 1724.13, जिसको राउंड ऑफ वैल्यू हमने 1724 ये हमने लिख ली। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। स्टेप नंबर 2 यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अपने पास Zn/P की वैल्यू आ गई, R/C की वैल्यू आ गई, सोमरफेल्ड नंबर जो है वो Zn/P इंटू R/C स्क्वायर होता है। तो अभी सिंस वी हैव द वैल्यू ऑफ Zn/P एंड R/C, वी कैन नाउ फाइंड आउट सोमरफेल्ड नंबर S। ठीक है, मिनिमम कितना आना चाहिए, 0.06 आना चाहिए, बराबर। देखते हैं नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी ऑयल गिवन टू अस, मैक्सिमम इट इज 80 डिग्री सेल्सियस, तो वो लिख लिया हमने। टी एम्बिएंट हमारे पास रेंज दी हुई है 15 से 40, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हम लोग अपर लिमिट लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं हम लोग, अपर लिमिट। तो हमने ये एक रिलेशनशिप टेबल नंबर 13-1 में से लिखा। लेट अस ओपन टेबल नंबर 13-1। तो यहाँ पे देखो ऑयल टेम्परेचर का फॉर्मूला दिया हुआ है, टी ऑयल इज इक्वल टू 2 इंटू टीबी माइनस टी ए प्लस टी ए। अब आप बोलोगे सर टी ऑयल तो ऑयल का टेम्परेचर है, ठीक है, टी ए जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर है, ठीक है, टीबी क्या होता है, टीबी आप देख सकते हो यहाँ पे हाउसिंग का टेम्परेचर होता है। टीबी क्या होता है, हाउसिंग का टेम्परेचर। तो वो हम लोग यहाँ से निकालते हैं, क्यों, क्योंकि अपने पास टी ऑयल तो अवेलेबल है, टी अवेलेबल है, तो ये पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन बचा और वो है टीबी। तो टीबी का इक्वेशन हमको मिलता है, इसमें रख के टीबी अपने को मिलता है 60 डिग्री सेल्सियस। क्या मिलता है हमको, 60 डिग्री सेल्सियस, क्या, टीबी का वैल्यू। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ टी ऑयल दैट इज टेम्परेचर ऑफ ऑयल, टी ए दैट इज एम्बिएंट टेम्परेचर जो हमने मैक्सिमम वैल्यू ली 40 डिग्री सेल्सियस। और जब टी ऑयल 80 डिग्री हो और एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री हो तो हाउसिंग का टेम्परेचर कितना रहेगा, ये हमने इस कैलकुलेशन से निकाल लिया, वो अपने को मिला 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद हमको और एक कैलकुलेट करना पड़ता है और वो है एरिया ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द जर्नल विच इज नथिंग बट L इंटू डी, which is nothing but L into D. Now you will ask me कि सर D तो दिया हुआ है, D तो दिया हुआ है ना, D is given, L कैसे लिया हमने, तो वो इसलिए लिया क्योंकि हमने L/D का जो रेशो है वो 1 लिया है। L/D का रेशो 1 तभी रह सकता है जब D इज इक्वल टू L रहेगा, और D अगर हमारा 50 है तो हम लोग L को भी 50 mm लिख सकते हैं। ठीक है, so L into D gives us projected area of the journal which is 50 into 50 into 10 to the power minus 6, that is 2.5 into 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर। 10 to the power minus 6 इसलिए किया क्योंकि अपने को प्रोजेक्टेड एरिया मीटर स्क्वायर में चाहिए था। क्यों किया हमने, क्योंकि हमको प्रोजेक्टेड एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में चाहिए था। ठीक है, उसके बाद में हम लोग टेबल नंबर 13-1 का सीरियल नंबर 1 देखते हैं, सीरियल नंबर 13। तो यहाँ पे देखो हीट डिसिपेटेड की अपने को एक फॉर्मूला है अपने पास अवेलेबल। व्हाट इज दिस फॉर्मूला फॉर, इट इज हीट डिसिपेटेड। हीट डिसिपेटेड इज गिवन बाय K into A TB minus TA plus 18 into square where K is a constant, K is a constant, K constant कैसा लेंगे हम, 2.06 watt per meter square। नाउ यू नो व्हाई एरिया अपने को मीटर स्क्वायर में चाहिए, क्यों, बिकॉज K की जो वैल्यू है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, सो इट इज 2.06 watt per meter square फॉर स्टील एयर एंड 3.6 watt per meter square डिग्री सेल्सियस फॉर गुड वेंटिलेशन। तो ये दो कंडीशन अगर न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है कि स्टील एयर है या गुड वेंटिलेशन है, तो हम लोग गुड वेंटिलेशन देके इसको कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो K की वैल्यू हमने क्या ले ली, 3.67 ले ली, क्या ले ली हमने, 3.67, गुड वेंटिलेशन है बोल के। HD का फॉर्मूला लिख लिया, K into A TB minus TA plus 18 का स्क्वायर। K की वैल्यू लिख ली है, A की वैल्यू 2.5 into 10 to the power minus 3 लिख लिया, TB minus TA अपने को लिख लिया, TB minus TA कितना है, TB is what 60, TA कितना है 40, तो TB minus TA हो गया 20 प्लस 18 का स्क्वायर। तो अपने को HD जो है, HD इज व्हाट, हीट डिसिपेटेड, अपने को मिलता है 13.25 वैट। क्या मिलता है, 13.25 या फिर 13.2487 वैट। ठीक है, नाउ सिंस अपन ने ये जो K का फैक्टर लिया, ये इसलिए लिया K का फैक्टर कि हमने एज्यूम किया कि वेंटिलेशन जो है वो अच्छा है, गुड वेंटिलेशन। नाउ सिंस द वेंटिलेशन इज गुड, can I write HD is equal to HG? Can I write HD is equal to HG? Now you will ask me what is the meaning of HG, sir? HG is heat generated. HG is what? Heat generated. Whereas HD is what? Heat dissipated. मतलब HG watt of heat is generated whereas HD is dissipated. ये दोनों सेम कब रहेंगे, जब गुड वेंटिलेशन रहेगा, जो हमने एज्यूम किया हुआ है। गुड वेंटिलेशन है करके आई कैन राइट HG इज इक्वल टू HD, और वो मैंने यहाँ पे लिखा।
एंड Hg का फॉर्मूला एज पर टेबल नंबर 13-1 म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू वी है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज अपने पास अवेलेबल है, म्यू, डब्ल्यू और वी, ये तीनों वैल्यूज अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, नाउ सॉरी, म्यू का वैल्यू अपने पास अवेलेबल नहीं है, पार्डन प्लीज, म्यू का वैल्यू अपने पास अवेलेबल नहीं है, वही एक्चुअली हम इसमें से निकालते हैं। सो व्हेन वी डू hd इज इक्वल टू hg, आई कैन राइट म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू वी इज इक्वल टू hd विच इज इक्वल टू 13.2487। तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। वहां से अपने को म्यू का वैल्यू मिल जाता है 0.0025। म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो अपने को hd इज इक्वल टू hg करके मिलता है। और वो अपने को कितना मिला, 13.00, एक मिनट, 0.0025, ये अपने को म्यू का वैल्यू मिला। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, गोइंग टू स्टेप नंबर सॉरी कंटिन्यूइंग द सेम, स्टेप नंबर 3। अभी हम लोग ये करते हैं कि हम लोग r बाई सी इंटू म्यू, ये एक जो प्रोडक्ट है वो निकालते हैं। और वो हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमको फिगर नंबर 13.3 ये यूज करना है। अब फिगर नंबर 13.3 ढूंढते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके, दिस इज फिगर नंबर 13.2, दिस इज फिगर नंबर 13.3। ठीक है, मैं थोड़ा इसको कम कर देता हूं। नाउ इफ यू क्लोजली लुक दिस फिगर, this on x axis we have Sommerfeld number Zn by p into r by c square, आप देख सकते हैं x axis पे, which is dimensionless number। ठीक है, Sommerfeld नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। वर्सेस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल बोला हुआ है। ठीक है, और इसमें जो लाइंस निकाली हुई है वो L by D रेशो की है। अब आपको पता है L by D रेशो हमने 1 लिया हुआ है, तो अपने काम का कौन सा रहेगा, L by D इज इक्वल टू 1 और उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ। ठीक है, तो अभी मुझे ये टेबल अगर देखना है तो मुझे सोमरफील्ड नंबर पता होना जरूरी है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल पता होना जरूरी है, बराबर। अब ये दो चीजें हम ये स्टेप में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ r by c into mu, r by c into mu is nothing but this coefficient of friction variable। ठीक है, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं बोला हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल बोला हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो वो कैसे निकालते हैं, r by c into mu। Now do I have the value of r by c? Yes, we have the value of r by c। कितना मिला है अपने को, 1724। Do I have the value of mu? Yes, I have the value of mu equal to 0.0025। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हम करते हैं और वो अपने को मिलता है 4.31। लेट अस क्रॉस चेक इट एक बार, 1724 into 0.0025, तो ये अपने को मिला 4.31। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी डू इज वी रेफर figure number 13.3, we refer figure number 13.3 which is nothing but r by c into mu versus s graph। ठीक है, अब ये चीज आपको याद में रखने वाली है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल, इसका मीनिंग जो होता है वो r by c into mu होता है। ठीक है, वर्सेस s तो आप पता कर लोगे क्योंकि यहाँ पे s लिया हुआ है। ठीक है, बट y एक्सिस पे r by c into mu नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सो नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ r by c as 4.31। ठीक है, तो मैं 4.31 इस वर्टिकल एक्सिस पे ढूंढने की कोशिश करता हूं और मैं इसको मैच कराता हूं L by D इक्वल टू 1 के साथ। मैं इसको मैच कराता हूं L by D इक्वल टू 1 के साथ। अभी यहाँ पे मैं आपको एक्स एक्सिस पे जो स्केल है उसके तरफ आपका थोड़ा सा ध्यान देने बोलूंगा, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो इसमें स्केल देखिए आप, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम आउट किया आपको और एक बार हाईलाइट कर देता हूं। स्केल, दिस स्केल ऑन एक्स एक्सिस स्टार्ट्स विद 0। पहला जो इसका डिवीजन है वो 10 टू द पावर -2 है। ठीक है, उसके बाद में 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 6 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, उसके बाद में अगेन 2, उसके बाद में 10 टू द पावर -1। ठीक है, उसके बाद में 2 इंटू 10 टू द पावर -1, 4 इंटू 10 टू द पावर -1, दिस शुड बी 8। ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है बट इट शुड बी 8। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। दिस इज 10 टू द पावर -2, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 6 इंटू 10 टू द पावर -2, 8 इंटू 10 टू द पावर -2, उसके बाद में 10 टू द पावर -1, 2 इंटू 10 टू द पावर -1, 4 इंटू 10 टू द पावर -1। यहाँ पर जाते हैं अपन 1 तक के, 1 के बाद 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो अपने को क्या देखने को बोला है, 4.31। 4.31 काय की वैल्यू है,
आर बाई सी इंटू म्यू की, ठीक है। तो मैं वाई एक्सिस पे 4.31 को प्लॉट करता हूं। तो ये आप देखिए, ये स्केल 0 से चालू होते हैं, 0 2 4 6 8 10, ठीक है। उसके बाद में ये 20 40 60 80, उसके बाद में ये 100 200 ऐसा जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने का है। तो 4.31 यहाँ पे आएगा कुछ रफली, ठीक है। उसके हिसाब से एल बाई डी जो है वो यहाँ पे कोइंसाइड होता है, ठीक है। 4.31 बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, शायद यहाँ तक क्या आएगा, ठीक है। अब ये अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। अब आप अगर देखते हो तो 4.31 में अगर यहां से लेता हूं तो ये इस वर्टिकल एक्सिस पे, देखो मैं और एक बार करके दिखाता हूं आपको। ये देखो एल बाई डी को यहाँ पे कुछ वो कोइंसाइड हुआ, ठीक है। ये एल बाई डी का ग्राफ है, जो ये एल बाई डी इज इक्वल टू 1 जो है अपना लिया हुआ, ये एल बाई डी 1 है ना अपना, तो उसके ग्राफ को ये यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है। और इसके करस्पॉन्डिंग एस की वैल्यू क्या है अपनी, इट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -1। क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर -1। तो वो हमने यहाँ पे 0.2 करके लिख दिए। सो फॉर r by c into mu value of 4.31 and L by d equal to 1, we get Sommerfeld number equal to 0.2. We get Sommerfeld number equal to 0.2. Now, यहाँ पे हमने इसके पहले वाले स्टेप में मिनिमम वैल्यू ऑफ सोमरफील्ड नंबर लिख रखी है, वो कितनी है 0.06। कितनी है वो 0.06, मतलब इतना मिनिमम होना चाहिए। Whereas the value that we got from figure, the value that we got from figure is equal to 0.2, बराबर। Now this value, calculated value is greater than 0.06 and therefore जो सोमरफील्ड नंबर अपना आया वो सही है, ठीक है। Let me walk you through the steps that we did till now. So this was a numerical based on hydrodynamic journal bearing in which a shaft of centrifugal blower was mounted on a Babbitt bearing. The journal speed was 600 rpm and minimum journal diameter based on strength was given as 50 mm. So diameter D was given as 50 mm. The bearing loads were 560 Newton and 2.8 kilonewton because of the rotor and the belt forces. Fine. The blower was supposed to operate continuously without the oil temperature exceeding 80 degrees Celsius. So maximum oil temperature that we can allow is up to 80 degrees Celsius, whereas the ambient temperature was between 15 to 40 degrees Celsius. We had to design the bearing, tell the grade of lubricating oil, determine final power loss and the side flow. Right? So we wrote the given data. Like I told you, जो total forces दिए हुए रहते हैं that we have to combine and write. RPM we wrote the temperatures, we wrote the diameters. जो range दी रहती है ambient temperature की वो मैंने बताया था. We have to take the maximum permissible value. All right. Then in the step number 1 from table number 3-4 for the particular machinery of centrifugal blower. Now in that table number 13-4, this centrifugal blower was not available. So we assumed it as centrifugal pump and then wrote all these parameters as per table number 13-4. Now in the same step, we have to check for the values of some of these parameters, namely bearing pressure, P and V value, etc. So let us do it in the next steps. So first thing, we have to select the length by diameter ratio. Many times this ratio is given in the numerical, but if it is not given, we will assume it as equal to 1, L by D ratio. L is length of the bearing, D is diameter of the shaft. So L by D ratio ये हमने 1 ले लिया. तो बियरिंग प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हमको फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया करना पड़ता है. फोर्स जो है वो W दिया हुआ है 560 न्यूटन प्लस 2.8 किलो न्यूटन, तो वो मिला के 3.36 किलो न्यूटन हो गया. वहां से हमको बियरिंग प्रेशर 1.34 मेगापास्कल मिला. जो रेंज है हमारी वो 0.7 से 1.4 मेगापास्कल है. वो रेंज में हमारी वैल्यू आ रही है, हेंस वी कैन कंटिन्यू विद द रेशियो ऑफ L by D इक्वल टू 1. अगर ये रेंज में नहीं आता है तो हम L by D का रेशियो एडजस्ट कर सकते हैं. उसके बाद में हमें रबिंग वेलोसिटी निकाली. रबिंग वेलोसिटी 5dn by 16 डिवाइडेड बाय 1000 से हमको मीटर पर मिनट में 94.2 मीटर पर मिनट मिला. अगेन वी गो फॉर दिस प्रोडक्ट ऑफ बियरिंग प्रेशर इन मेगापास्कल एंड वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट. We get it as equal to 126.23, whereas the range is from 1000 to 180. So, from 100 to 180. So yes, this value which we calculated came in between 100 to 180, hence, okay. So that ends our step number 1. In step number 2, we select a type of Babbitt. Babbitt select करना है, ये हमको न्यूमेरिकल में दे दिया गया है. अगर नहीं भी दिया रहता तो भी हमने Babbitt ही select किया रहता. और अब Babbitt में 3 टाइप के Babbitt bearing से कौन सी, तो उसमें हमने 3 बेस्ड Babbitt एज पर टेबल नंबर 13-6 सिलेक्ट की.
उसमें से हमने के की वैल्यू और ये जो सोमरफेल्ड नंबर है उसकी मिनिमम वैल्यू लिख दी। फिर उसके बाद में हमने क्लियरेंस कैलकुलेट किया। ये फॉर्मूला हमको टेबल नंबर 13-1 से मिला, सीरियल नंबर 4। वहां से हमने जैसे ही हमारा क्लियरेंस कैलकुलेट हो गया, दिस कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ द शाफ्ट और द जर्नल which was 50, so the diameter was 50, so the radius we took it as 25 और r by c ratio हमको 1724 मिला। In step number 3 we calculate the temperature of the bearing housing which came out to be equal to 60 degrees Celsius based on the maximum permissible temperature of oil and the ambient temperature and the maximum ambient temperature I would say it was the range was 15 to 40 degrees Celsius, हमने 40 degree Celsius लेके calculate किया। Then we calculate projected area, which is nothing but product of length and diameter of the journal, which was 50 into 50. So journal, journal is not rotor. थोड़ा सा ध्यान में आप ये चीज को थोड़ा सा समझिए। Journal is that part of rotor which is inside the bearing. और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, journal is not rotor. Journal is that part of rotor which is inside the bearing. तो बेसिकली ये अपना एजम्पशन है कि जितना बेयरिंग का डायमेंशन रहेगा लेंथ और डायमीटर का, उतना ही आपके जर्नल का भी रहना चाहिए। सो प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ जर्नल हमने L इंटू डी किया और हमको मीटर स्क्वायर में ये वैल्यू मिली। ठीक है, उसके बाद में हीट डिसिपेटेड का एक फॉर्मूला हमने टेबल नंबर 13-1 से पिकअप किया, विच वॉज K इंटू ए टीबी माइनस टी ए प्लस 18 स्क्वायर। के का वैल्यू उस टेबल के हिसाब से हमने वेल वेंटिलेटेड गुड वेंटिलेशन के हिसाब से 3.67 लिया। फिर हमने यहाँ पे ए की वैल्यू लिख दी। ए की वैल्यू लिखने के बाद हमने टीबीटीए का डिफरेंस लिखा प्लस 18 करके स्क्वायर कर दिया, तो 13.2487 वैट ये हीट डिसिपेटेड अपने को वैल्यू मिली। 13.2487 वैट मतलब 13.2487 जूल एनर्जी इज डिसिपेटेड पर सेकंड। ठीक है, तो ये हीट डिसिपेटेड है। नाउ सिंस हमने ये के सिलेक्ट करते वक्त बेयरिंग्स को वेल वेंटिलेटेड करके बोला था, तो HD that is heat dissipated can be taken as equal to heat generated, और heat generated का formula as per the same table number 13-1 was mu into W into P. Now we have the right hand side, we have the left hand side. इनमें से अपने पास W की वैल्यू है, V की वैल्यू है, only unknown is mu. तो यहाँ से हमने mu कैलकुलेट कर लिया which came out to be equal to 0.0025. Moving on in the same step number 3 itself, we multiplied R by C to mu. R by C हमने निकाला हुआ था 1724, उसको म्यू से कैलकुलेट करने के बाद आपको 4.31 मिला। देन वी मूव डाउन टू फिगर नंबर 13.3, जो ये फिगर है वो R by C म्यू वर्सेस S का ग्राफ है। S स्टैंड्स फॉर सोमरफेल्ड नंबर, whereas this R by C into mu as per figure number 13.3 stands for coefficient of friction variable. Not only coefficient of friction, it is coefficient of friction variable. So 13.3 is a figure or a graph which tells you relationship between कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल एंड सोमरफेल्ड नंबर। तो वहां से हमने L by D रेशियो इक्वल टू 1 के लिए R by C इंटू म्यू को 4.31 करके प्लॉट किया और L by D अपन 1 लेते हैं तो अपने को सोमरफेल्ड नंबर की वैल्यू 0.2 मिलती है एज पर फिगर नंबर 13.3। नाउ सिंस द वैल्यू ऑफ 0.2 इज ग्रेटर देन 0.06, आप बोलोगे 0.06 कहाँ पे आया? तो 0.06 हमको स्टेप नंबर 2 में मिला था, विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सोमरफेल्ड नंबर। ठीक है, इतना मिनिमम होना चाहिए। हमारा कितना आया? 0.2, हेंस ओके। Now let us move to step number 4. Step number 4 में you have to find out viscosity and grade of oil, जो आपको पूछा गया है। ठीक है, now how do we do it? We use the relation of Sommerfeld number. The relationship is Zn by P into R by C square into 10 to the power minus 9. This is important. ठीक है, we will go to table number 13-1 to find it out. Serial number 6 आप देख सकते हो यहाँ पे Sommerfeld number का फॉर्मूला है Zn by P into R by C square into 10 to the power minus 9। ठीक है, तो ये 10 to the power minus 9 लिखना जरूरी है। ठीक है, ये सेंटीपॉइज में कन्वर्ट करता है बेसिकली। 10 to the power minus 9 इसलिए किया गया है कि इसको सेंटीपॉइज में कन्वर्ट करना पड़ता है सोमरफेल्ड नंबर को। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस नंबर, जस्ट इस टेबल में लिया हुआ है तो वी विल टेक इट एज इक्वल टू एंड वी विल इक्वेट इट विद 0.2। ठीक है, अब ये हम क्यों करते हैं? अपने पास R by C का वैल्यू है। ठीक है, अपने पास सोमरफेल्ड नंबर है, सोमरफेल्ड नंबर 0.2 है, R by C का वैल्यू 1724 हमने कैलकुलेट किया हुआ है, अपने पास Zn by P का वैल्यू नहीं है। ठीक है, नाउ यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 10 to the power minus 9 is multiplied here to get the value of viscosity in megapascal per second, megapascal second which is centipoise. So Zn by P का अपने को फॉर्मूला Zn by P यहाँ से अपने को मिल जाता है 67.29। ठीक है, नाउ अगेन इन स्टेप नंबर 1 we had written the value of Zn by P but it was minimum value। देखते हैं स्टेप नंबर 1 में, आप देखो
Zn by P का मिनिमम वैल्यू हमने स्टेप नंबर 1 में 46 लिखा हुआ था, whereas the calculated value is greater than the minimum value, बराबर। Zn by P मीन अपना स्टेप नंबर 1 के हिसाब से 46 लिखा था, बट कैलकुलेटेड वैल्यू है 67.29 एंड हेंस जो अपना Zn by P का वैल्यू आया वो बराबर है, ठीक है। नाउ इसमें जो ये स्मॉल n होता है, इट इज द आरपीएम, नॉट आरपीएम, सॉरी, इट इज आरपीएस। आरपीएम इज रोटेशंस पर मिनट, आरपीएस इज रोटेशंस पर सेकंड। तो ये स्मॉल n लिखने के लिए हमको जो आरपीएम है उसको आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो हमने कर दिया यहाँ पे, ऑलराइट। 600/60 करके अपने को 10 आरपीएस स्मॉल n की वैल्यू मिली। अपने पास p की वैल्यू है क्या है, अपन ने 1.34 स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट कर चुके हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए 1.34 मेगापास्कल हमने इसको कैलकुलेट कर चुके हैं स्टेप नंबर 1 में ही, सॉरी स्टेप नंबर 1 में ही हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ ये हम क्यों कर रहे हैं, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z। नाउ Zn by P इक्वल टू 67.29 है, स्मॉल n का वैल्यू 10 आरपीएस है, p का वैल्यू 1.34 है। ये जब हम रख देते हैं तब हमको z का वैल्यू 9.01 मिलता है, z का वैल्यू हमको 9.01 मिलता है। अब हमको z का वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि ये स्टेप में हमको क्या करना है, विस्कोसिटी और ग्रेड ऑफ ऑयल निकालना है, इसलिए हमको z की वैल्यू जरूरत होती है। अब ये z की वैल्यू की जरूरत है आपको कहाँ से पता चलेगा, जब हम देखेंगे फिगर नंबर 13.2। सो लेट मी ओपन टेबल नंबर 13.2, फिगर नंबर 13.2 फॉर यू। This is 13.1. Let us go further down. This is 13.2. Yes. So see, this is a figure or a graph which is temperature versus absolute viscosity. What is this graph about? It is temperature versus absolute viscosity. Now we found out Z, which is nothing but the value on the y-axis, which is absolute viscosity. एब्सोल्यूट विस्कोसिटी हमने निकाल लिया z, अपने पास टेम्परेचर है, तो उससे अपने को इस फिगर से कौन सा ग्रेड ऑफ ऑयल लगना है वो पता चल जाएगा। क्लियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z दैट वी गॉट, इट वाज 9.01। सो लेट अस सी 9.01 कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे तो भी रहेगा। और हमारा टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। तो विच लाइन आर वी, द क्लोजेस्ट लाइन दैट वी आर इंटरसेक्टिंग इज, ई ऑयल अपना कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, और क्लोजेस्ट लाइन दैट इज इंटरसेक्टिंग इज SAE10, एंड देयरफॉर द ग्रेड ऑफ ऑयल दैट वी विल बी यूजिंग हियर इज SAE10। कहाँ से मिला हमको, फिगर नंबर 13.2 से। कैसे, एक्स एक्सिस पे देखो 80 डिग्री सेल्सियस, ये वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस पे हमारे पास एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है जो 9.01 आया, तो ऑलमोस्ट यही लाइन है। आप देखोगे तो इसको एक लाइट टर्बाइन ऑयल को पहले इंटरसेक्ट हो रहा है और उसके बाद SAE10 को इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हम वो ऑयल लेते हैं जो उसको लेटेस्ट में उसको कट करता है। तो आप देखोगे ये जो कर्व है ये SAE10 का है, एंड देयरफॉर वी सिलेक्टेड ग्रेड ऑफ ऑयल एज SAE10। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सेकंड इसका आंसर मिल गया। आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें पूछी हुई है, बेयरिंग पूछा हुआ है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। तो बेयरिंग तो हमने डिजाइन कर लिया, Zn/P और R/C की सारी वैल्यूज हमने निकाल ली, तो हमने बेयरिंग तो डिजाइन कर लिया। अब यहाँ पे हमने ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का स्पेसिफिकेशन भी दे दिया। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है, पावर लॉस निकालना है और साइड फ्लो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो सेकंड वैल्यू है वहां तक के हमने स्टेप नंबर 4 में कर लिया। स्टेप नंबर 5 में हम आखिरी की दो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, नेमली साइड फ्लो एंड पावर लॉस। ठीक है ना, for this we have to refer figure number 13.6. see, I'm not saying table number 13.6, we have to refer figure number. ठीक है, now let us go through the figure number 13.6, which is this one. This is 13.4, this is 13.5, and this must be 13.6. yes, let me rotate. So this is the graph of Sommerfeld number versus flow variable Q upon RCNL. ठीक है, now we will write it here, Q upon RCNL. We will have to calculate this, or sorry, you have to find the value of Q upon RCNL from the graph. How do we do it? We have the value of Sommerfeld number, we have the value of L/D ratio. Let us see what is our Sommerfeld number. It is 2, right? 0.2, sorry. So 0.2 इधर मिलेगा क्या 10⁻⁻1 के, नहीं, अपने को राइट हैंड साइड में मिलेगा। सो दिस इज 0.2। L/D कहाँ पे है, 1 है अपना, तो यहाँ तक के मैं पहुंचा, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं वैल्यू देखता हूँ तो ये 4 से थोड़ी कम वैल्यू है। ठीक है, आप देखिए क्या किया मैंने, 0.2 को ऊपर लेके गया, कहाँ तक के, L/D = 1 तक के, और L/T = 1 से मैं इसको लेफ्ट तरफ लेके गया Q upon RCNL में, तो ये 4 से कुछ एक कम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक यहाँ पे स्केल रखेंगे और अप्रोक्सीमेट वैल्यू विच शुड बी ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4,
बराबर, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हम लोग स्केल रख के यहाँ पे एक रफ वैल्यू, थोड़ी बहुत 19-20 हुई तो चलती है एग्जाम में, कोई बिकॉज यहाँ पे स्केल प्रॉपर दी नहीं है, तो आप अपनी स्केल रखेंगे, उसको गिनोगे, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो वैल्यू निकालोगे। अपने को देख के ये तो पता चल रहा है पक्का कि द वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4, तो ये 3.9 के आसपास कहीं पे तो भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जस्ट अ मिनट, लेट मी, ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, 3.9 लिख दिया फॉर समरफील्ड नंबर इक्वल टू 0.2 एंड L by D इक्वल टू 1, ठीक है, वेयर Q इज द फ्लो ऑफ द ऑयल। व्हाट इज Q? Q इज द फ्लो ऑफ द ऑयल, साइड फ्लो नहीं, Q क्या है, फ्लो ऑफ द ऑयल है, ठीक है। तो वो अपन ने यहाँ से हम लोग Q निकाल सकते हैं, Q बिकॉज अपने पास R का वैल्यू है, R इज नथिंग बट रेडियस, C का वैल्यू है विच इज क्लियरेंस, N अपने को पता है RPS 10 और L अपने को पता है इक्वल टू D। तो वो जब हम लिख देते हैं, देखिए हमने 3.9 को मल्टीप्लाई किया R से विच इज 25, डायमीटर का आधा, फिर C जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहले 0.0145, उसके बाद में N जो RPS में हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 10, और L जो डायमीटर के बराबर है, तो अपने को Q मिल जाता है mm³ per second। This is the flow of the oil required in this particular hydrodynamic journal bearing per second। अपने को 706.875 mm³ of oil we have to let it flow inside the hydrodynamic journal bearing per second, ठीक है। Now again we have to take help of another figure which is 13.7, from where we will calculate QS which is nothing but side leakage of oil। What is QS? साइड लीकेज ऑफ ऑयल। आप अगर न्यूमेरिकल देखते हो तो वहां पे आपको साइड लीकेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो लेट अस गो टू फिगर नंबर 13.7। हियर इज आवर फिगर नंबर 13.7। सो यहां से हमको क्या करना है देखते हैं हम लोग। दिस फिगर इज सोमरफील्ड नंबर और इसके ऊपर जो है L by D के रेशियोज प्लॉट है। L by D अपना पता है 1 है, सोमरफील्ड नंबर आपको पता है 2 है, 0.2 है, सॉरी, इसको मैं ऊपर लेके गया, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, बराबर, L by D इक्वल टू 1 को यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, और यहाँ से मैं इसको साइड में ले जाता हूँ, तो आप देखोगे कि ये 0.1 के करीब कहीं पे तो भी इंटरसेक्ट हो रहा है। नाउ यहाँ पे ये सब आपको 0.1 0.1 0.1 0.1 लिखेंगे, बट यहाँ पे ये मिस्टेक है, इट इज 0.1 0.1 0.1 0.1। सो अर्लियर जो है इसको 0 पकड़ना है और इसको 0.1 पकड़ना है और उसको आपको इसमें डिवाइड करना है। तो ये 0.1 टू 0.1 नहीं है, इट इज एक्चुअली 0,0.1 टू 0.1, ठीक है। तो इसमें भी अगर मैं स्केल रखता हूं तो ये वैल्यू 0.1 से कम मिलनी चाहिए। सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, इट शुड बी 0.1 देन 0.2 देन 0.3 देन 0.4 देन 0.5 देन 0.6, ठीक है, ऐसा कुछ 0.7 0.8 0.9 एंड 1 ऐसा यहाँ पे रहना चाहिए। इसका y एक्सिस यहाँ पे आपको गलत दिख रहा है, तो ये 0 से 0.1 है, 0.1 से 0.2 है, 0.3 0.4 0.5 0.6। तो आप देख सकते हो फॉर द वैल्यू ऑफ सोमरफील्ड नंबर इक्वल टू 0.2 एंड L by D रेशियो इक्वल टू 1, इसको मैं अगर y एक्सिस पे लेके आता हूँ तो y एक्सिस पे लेके आते हैं तो हमको यहाँ से गिनना पड़ेगा, इसका y एक्सिस थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, 0 to 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6। सो द वैल्यू शुड बी बिटवीन 0.5 to 0.6, ठीक है। तो आई थिंक इस न्यूमेरिकल में यहाँ पे ये वैल्यू गलत दी हुई है, तो we will have to rectify this। Let us consider it as equal to 0.55। Let us consider it as equal to 0.55 and we then come to know that QS, that is side flow, is equal to 0.55 times, यहाँ पे 0.6 है लेकिन फिगर से हमको पता चला कि 0.55 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करेक्ट करके आपको और एक बार पोस्ट कर दूंगा आपके इसमें, इट शुड बी 0.55। सो अब एक्चुअली 0.55 से ये ज्यादा है, इट इज क्लोज टू 0.6, सो वी कैन ऑल्सो टेक इट एज इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो ये QS by Q अपने को 0.6 मिलता है, and then when we multiply 0.6 with Q, we get the value of side leakage, ठीक है। So let me calculate it for you। 0.6 into 706.875, तो ये अपने को मिलता है 424.125। यहाँ पे फिर से एक गलती की हुई है इन्होंने, ये mm³ को यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दिख रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक, बट यू गेट द जिस्ट। The gist of the story, I will rectify this PDF and will upload it again, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक्स दिख रहा है मुझे, which I will correct and upload again, ठीक है। तो ये वैल्यू अपना क्या गलती है, यहाँ पे 0.6 रहना चाहिए और या फिर 0.9 0.59 वगैरह रहना चाहिए, और यहाँ पे साइड लीकेज फिर आएगा 0.59 into Q। सो करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी अपनी, ठीक है। तो यहाँ से अपना
साइड लीकेज भी निकल गया, ठीक है। एंड दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द हाइड्रोडायनामिक जर्नल बेयरिंग रिलेटेड पैरामीटर्स, ठीक है। एंड दैट इज द एंड ऑफ द न्यूमेरिकल। फाइन, नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज द पावर लॉस सर। पावर लॉस तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया कहीं पे, ठीक है, क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि डिजाइन द बेयरिंग हो गया, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल अपन ने निकाल लिया, साइड फ्लो हमने निकाल लिया, पावर लॉस कहाँ पे गया। तो ये जो हीट डिसिपेटेड होती है, ये जो हीट डिसिपेटेड हमने कैलकुलेट किया, दिस इज नथिंग बट द पावर लॉस, दिस इज नथिंग बट द पावर लॉस इनसाइड द बेयरिंग, ठीक है। तो ये चीज का हमको ध्यान में रखना। सो अगेन एज पर द न्यूमेरिकल वी कैलकुलेटेड the bearing specifications by calculating Z and P, R, C, these values. Minimum bearing pressure Z का वैल्यू हमने सारा कैलकुलेट कर लिया, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का हमने ग्रेड स्पेसिफाई कर लिया, उसके बाद में हमने HD के फॉर्म में ये जो हीट डिसिपेटेड है इसके फॉर्म में, बिकॉज क्या है, जो भी फ्रिक्शन, जो भी पावर लॉस होगा, मतलब जो भी रिलेटिव मोशन होगी बिटवीन जर्नल एंड ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, फ्रिक्शन की वजह से इट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन जनरेटेड हीट, ठीक है। नाउ हीट जनरेटेड और हीट डिसिपेटेड हमने सेम रखा है, तो हीट जनरेटेड और हीट डिसिपेटेड, बेसिकली पावर लॉस इज हीट जनरेटेड, बट सिंस हीट जनरेटेड इज इक्वल टू हीट डिसिपेटेड, वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ पावर लॉस इक्वल टू 13.2487 वैट, ठीक है। और उसके बाद में हमने स्टेप नंबर 4 में साइड फ्लो भी कैलकुलेट कर लिया, और इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म हो जाता है।